गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टोपी शुक्ला कहानी संचयन बुक से चैप्टर 3 पहले हमने उसका पार्ट 1 किया था। अब हम उससे आगे की स्टोरी आज हम करेंगे। जैसे कि मैंने पहले पार्ट में बताया था कि टोपी और इफ़न जो है वो बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं और आपस में इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है। जो टोपी होता है उसको इफ़न की दादी बहुत अच्छी लगती है, वो उसको अपनी मम्मी की पार्टी की लगती है। तो आगे हिस्सा पढ़ते हैं। इफ़न को अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अम्मी, बड़ी बहन, छोटी बहन नुज़हत से भी था, परंतु दादी से वह सबसे ज़्यादा प्यार किया करता था। अम्मी तो कभी कभार इफ़न को डांट देती थी और कभी कभी तो मार भी दिया करती थी। बड़ी बहन भी अम्मी की ही तरह कभी कभी डांटती मारती थी। अब्बू भी कभी कभार घर को न्यायालय समझकर अपना फैसला सुनाने लगते थे। नुज़हत को जब भी मौका मिलता वह उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। बस एक दादी ही थी जिन्होंने कभी भी किसी बात पर उसका दिल नहीं दुखाया था। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, बारह बुर्ज, अमीर हमज़ा, गुलबा कबली, हातिम ताई, पंच फुल्ला रानी की कहानियाँ सुनाया करती थी। इफ़न की दादी की जो बोली थी वो टोपी के दिल में उतर गई थी। जैसे कि मैंने बताया, टोपी को इफ़न की दादी बहुत अच्छी लगती थी, उसे उसकी भाषा भी बहुत अच्छी लगती थी। उसे भी इफ़न की दादी की बोली बहुत अच्छी लगती थी। इफ़न की दादी टोपी को अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। कहने का अर्थ क्या है कि टोपी की माँ और इफ़न की दादी की बोली एक जैसी थी। टोपी को अपनी दादी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, उसे तो अपनी दादी से नफरत थी। वह पता नहीं कैसी भाषा बोलती थी। टोपी बहुत ही भोलेपन से इफ़न से कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वे लोग दादी बदल लें, उसकी दादी इफ़न के घर और इफ़न की दादी उसके घर आ जाए। टोपी कहता है कि उसकी दादी की बोली तो इफ़न के परिवार की बोली की तरह ही है। टोपी की इस बात का जवाब देते हुए इफ़न कहता है कि टोपी की यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती। उसके अब्बू यह बात नहीं मानेंगे क्योंकि उसकी दादी उसके अब्बू की अम्मा भी तो है। जब टोपी और इफ़न बात कर रहे थे उसी समय इफ़न का नौकर आया और खबर दी कि इफ़न की दादी का देहांत हो गया है। शाम को जब वह इफ़न के घर गया तो वहाँ शांति थी। घर लोगों से भरा हुआ था, परंतु एक दादी के न होने से टोपी के लिए पूरा घर खाली हो चुका था। जबकि टोपी को दादी का नाम भी मालूम नहीं था, परंतु उसका इफ़न की दादी से बहुत गहरा संबंध बन गया था, रिलेशन बन गया था। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे, क्योंकि दोनों को ही उनके घर में कोई समझने वाला नहीं था। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन दूर कर दिया था। टोपी इफ़न को सहानुभूति देता हुआ कहता है कि इफ़न दादी की जगह उसकी दादी मर गई होती तो अच्छा होता, तो ठीक ही हुआ होता। लेखक कहता है, हाँ जी, टोपी को अपनी दादी की भाषा और इफ़न के अब्बू की भाषा एक जैसी लगती थी। लेखक कहता है टोपी जब भी इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी के ही पास बैठने की कोशिश करता। टोपी को इफ़न की दादी का ही एक शब्द शक्कर की तरह मीठा लगता था। पके आम के रस को सुखाकर बनाई गई मोटी परत की तरह मज़ेदार लगता। इफ़न की दादी टोपी से हमेशा एक ही सवाल पूछकर बात आगे बढ़ाती कि उसकी अम्मा क्या कर रही है। पहले तो टोपी को समझ में नहीं आया कि ये अम्मा क्या होता है, परंतु बाद में उसे समझ में आ गया कि माता जो को ही अम्मा कहा जाता है। जब टोपी ने अम्मा शब्द सुना तो उसे यह शब्द बहुत अच्छा लगा। जिस तरह गुड़ की डली को मुंह में रखकर उसके स्वाद का आनंद लिया जाता है, उसी तरह वह इस शब्द को भी बार बार बोलता रहा, अम्मा, अब्बू, बाजी। उसे ये शब्द बहुत पसंद आए। एक दिन टोपी को बैंगन का भुर्ता ज़रा ज़्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी जो टोपी की माँ है, उसका नाम क्या है, राम दुलारी, खाना परोस रही थी। टोपी ने कह दिया कि अम्मी ज़रा बैंगन का भुर्ता। अम्मी यह शब्द सुनते ही मेज़ पर बैठे सभी लोग चौंक गए। सभी लोग चौंक गए। लेखक कहता है टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी भी ऐसे लड़के से कभी भी दोस्ती नहीं करेगा।
नहीं करेगा जिसके पिता कोई ऐसी नौकरी करते हो जिसमें बदली होती रहती हो। 10 अक्टूबर सन 45 का टोपी के जीवन के इतिहास में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इस तारीख को इरफान के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए। टोपी दादी के मरने के बाद तो अकेला महसूस कर ही रहा था, और अब इरफान के चले जाने पर वह और भी अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त नहीं बन सका था। डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेज़ी बोलता था। अब न तो इरफान था और न ही इरफान की दादी जो उसे समझ सके। घर में ले देकर एक बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह अब सीता के साथ ही समय गुजारने लगा। ठंड के दिन शुरू हो गए थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया और भैरव के लिए भी नया कोट बना, लेकिन टोपी को मुन्नी बाबू का पुराना कोट मिला। वैसे कोट बिल्कुल नया ही था, क्योंकि जब वह बनाया गया तब वह मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतके के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी गई कोई भी चीज़ वापस तो ली नहीं जा सकती थी, इसीलिए तय हुआ कि टोपी ठंड ही खाएगा। इस पर दादी और टोपी के बीच बहस हो गई और दादी ने पूरा घर अपने सिर पर उठा लिया। जब टोपी को उसकी माँ ने दादी को उल्टा जवाब देने के लिए पीटा तो उनकी बूढ़ी नौकरानी सीता टोपी को समझाने लगी कि अब वह 10वीं कक्षा में पहुंच गया है, उसे दादी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि टोपी 10वीं कक्षा में पहुँच गया है, परंतु टोपी के लिए 10वीं कक्षा में पहुँचना इतना भी आसान नहीं था। 10वीं कक्षा में पहुँचने के लिए टोपी को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ी थी। 2 साल तो टोपी फेल ही हुआ था। वह पढ़ाई में बहुत तेज़ था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। जब भी टोपी पढ़ाई करने बैठता तो कभी उसके बड़े भाई मुन्नी बाबू तो कोई काम याद आ जाता था, या उसकी माँ को कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। अगर ये सारी चीज़ें न होती तो कभी उसका छोटा भाई भैरव उसकी कॉपियों के पन्नों को फाड़ कर उनके हवाई जहाज़ बनाकर उड़ाने लग जाता। यह तो थी पहले साल की बात। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया था, जिसके कारण वह पढ़ाई नहीं कर पाया और दूसरे साल भी वह फेल हो गया। कौन? टोपी की बात करें। दूसरे साल वह पास तो हो गया, परंतु 3rd डिवीज़न में। यह 3rd डिवीज़न कलंक की टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया। टोपी के सभी दोस्त 10वीं कक्षा में थे, इसीलिए वह उन्हीं से मिलता और उन्हीं के साथ खेलता था। अपने साथ 9वीं कक्षा में पढ़ने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती नहीं थी। वह जब भी कक्षा में बैठता उसे अजीब लगता। टोपी ने किसी न किसी तरह इस साल को झेल लिया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वीं कक्षा में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का पिंड हो गया, क्योंकि अब तो 10वीं में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया था। जो विद्यार्थी सन 49 में 8वीं कक्षा में थे वे अब 10वीं कक्षा में थे। जो सन 49 में 7वीं कक्षा में थे वे टोपी के साथ पहुंच गए थे। उन सभी के बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देने लगा था। मीन्स क्या है कि टोपी उम्र में बड़ा लग रहा था। वही जो कक्षा का सबसे तेज़ लड़का था उसने टोपी से पूछा कि वह उन लोगों के साथ क्यों खेलता है। उसे तो 8वीं कक्षा वालों से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि वे लोग तो आगे 10वीं कक्षा में चले जाएंगे और टोपी को तो 8वीं वालों के साथ ही रहना है, तो उनसे दोस्ती करना टोपी के लिए अच्छा होगा। ये बात टोपी को बहुत बुरी लगी और ऐसा लगा जैसे यह बात उसके दिल के आर पार हो गई हो, और उसने उसी समय कसम खाई कि इस साल उसे टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, वह पास होकर ही दिखाएगा। कहने का अर्थ क्या है, चाहे कुछ भी मुसीबत आ जाए वो इस साल पास होकर ही दिखाएगा। परंतु साल के बीच में ही चुनाव आ गए। टोपी के पिता डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो उस घर में कोई पढ़ लिख कैसे सकता है। वह तो जब टोपी के पिता हार गए तब घर में थोड़ी शांति हुई और टोपी ने देखा कि उसकी परीक्षा को ज़्यादा समय नहीं रहा है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु जैसा वातावरण टोपी के घर में बना हुआ था ऐसे वातावरण में कोई कैसे पढ़ सकता था। इसीलिए टोपी का पास हो जाना भी बहुत था। टोपी के 2 साल एक ही कक्षा में रहने के बाद जब वह पास हुआ तो उसकी दादी बोली, वाह, टोपी को भगवान नजरे बंद से बचाई। जैसे दादियों की याद होती है ना, वो कहती है कि इसे नज़र ना लगे, इसे नज़र से बचाए। तीसरे साल पास हुआ, वो भी तीसरी श्रेणी में। चलो पास तो हो गया।
तो हाँ जी, उसकी दादी कहती है कि चलो इसके लिए तो पास होना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वह लगातार 2 साल फेल होता आ रहा था। परंतु लेखक कहता है कि सभी को उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अंत में लेखक कहता है कि सभी को, हम जो कहानी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि टोपी की मुश्किलों को ध्यान में रखना चाहिए कि वह किस वजह से 2 साल फेल हुआ और तीसरी साल में भी वह 3rd डिवीज़न से पास हुआ। तो हाँ जी, उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको टोपी शोला कहानी का जो सार है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। वो सभी क्वेश्चन आंसर आपने नोटबुक पे लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। धन्यवाद।